हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आई हूँ। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी हम करेंगे ताकि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एमपी सेट की परीक्षा दे रहे हो, एमपीपीएससी की, यूपीएचएससी की, आरपीएससी की, तो हिंदी साहित्य की जो कॉमन परीक्षाएं आप सभी देने वाले हैं, तो उसके लिए एक कॉमन प्रैक्टिस टेस्ट मैं लेके आई हूँ जिसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे करवा सकें। बाकी चलिए जितना हो पाएगा करेंगे। तो आज हम पहला प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं और इस संबंध में मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस टेस्ट करवाए थे लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो चलिए आज से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट कराएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हिय निर्गुण नय नहीं सगुन रसना राम सुनाम, पंक्ति किस कवि की है? तो पंक्तियों से संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये पंक्ति जो है, देखिए, राम नाम की सगुन रसना राम सुनाव। तो यहाँ पे सगुन रचना की बात कही है, तो यहाँ पे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। तो यहाँ पे ये तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है श्रीधर पाठक की है। चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ ऑप्शन ही बोलूँगी, उत्तर जो है वही बताऊँगी क्योंकि प्रश्न टॉपिक जो है फिर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए प्रश्न के बाद सीधा मैं उत्तर ही बताती चली आ रही हूँ। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है। तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति का जो पंचम तत्व है वो है सहज साधना। इसके अंतर्गत सहज साधना की बात की जाती है। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा के नाटक की बात पूछी गई है। तो इसमें से सेनापति ऊदल जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती किस पत्रिका में छपी थी? तो देखिए, जो भी कहानियाँ आपके सिलेबस में दी गई है वो कौन सी पत्रिका में छपी है, या कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं वो कौन सी पत्रिका में छपी है, ये देख लीजिएगा। तो ये पत्रिका जो थी वो थी सरस्वती, जिसमें इंदुमती छपी थी। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास काजर की कोठरी किस युग में प्रकाशित हुई? अब देखिए, देवकी नंदन खत्री जो है वो द्विवेदी युगीन उपन्यासकार थे, तो उनकी जो ये उपन्यास है वो द्विवेदी युग में छपी थी। अगला प्रश्न है, सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। तो यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो ये कविता है मौन निमंत्रण, सुमित्रा नंदन पंत की कविता, जिसका ये पार्ट उठा के दिया गया है। कविता से 20 से पूछ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन बिंबो का नाटक है, तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का नाटक है? देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। मोहन राकेश के दोनों नाटकों के बारे में आपको पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन जो है बिंबो का नाटक है, तो लहरों के राजहंस किस प्रकार का है? तो ये जो है प्रतीक जो है इसमें प्रतीकों के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पे ये प्रतीक इसका उत्तर है। अगला है, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद किसका प्रतीक है? तो यहाँ इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। बांगड़ू बोली जाटू के अतिरिक्त किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो है हरियाणी नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। अगला है, संघर्षी ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो संघर्षी ध्वनियों को जो है ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रतिष्ठा एवं उसकी परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ध्वनि की जो स्थापना करने वाले की बात की जाए तो वो किन्होंने की थी? तो आनंद वर्धन ने। अगला है, उत्पत्ति, पुष्टि तथा प्रतीति किसकी प्रक्रियाएं हैं? तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है? रस निष्पत्ति के अंतर्गत जो है वो उत्पत्ति, पुष्टि और प्रतीति, ये सारी चीज़ें आती है रस निष्पत्ति में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन जो है रामविलास शर्मा जी का है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह किस कवि का है? तो इससे भी प्रश्न आते रहते हैं काव्य संग्रह से। तो ये अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह चित्रा मुद्गल का नहीं है? तो यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है तीसरी हथेली, ये नहीं है। बाकी जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह और जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये सारे चित्रा मुद्गल के हैं, बस ये तीसरी हथेली नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास की बात जो है कही गई है। तो अनुच्छेद में देखिए हिंदी के विकास की बात, जो भी अनुच्छेद है उनको देख लीजिएगा और आगे भी मैं करवाऊंगी, तो क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी का स्वागत जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क जी का एकांकी है। अगला प्रश्न है, घना रंग दुबे का कृष्ण रामायण काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये जो है कृष्ण रामायण ये ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय के हैं? तो सूफी जो है वो मुख्यतः किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं? भारतीय सूफी की बात की है तो वह बेशरा संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का क्रम क्या है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी के कहानी, नाटक, इनके तो कार्यक्रम ज़रूर कर लें क्योंकि प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो इनका सबसे पहला जो आता है वो है प्रतिध्वनि, फिर है ध्वनि कहाँ बज रही है? तो आकाश में, फिर आंधी आई और इंद्र का जाल फैला हुआ था, इसलिए क्या हो गया था? आंधी आई थी तो इंद्र का जाल फैल गया मतलब। तो सारा आप इससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि ध्वनि कहाँ थी? आकाश में ध्वनि हुई और उसके ध्वनि के साथ ही क्या हुआ? आंधी आ गई और ये आंधी किसका फैला हुआ था? इंद्र का फैला हुआ जाल था। आगे है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले आएगा इसमें झूला नट, फिर कठगुलाब, फिर अपने अपने चेहरे और फिर कथा सतीसर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कालक्रम अनुसार विश्व हिंदी सम्मेलनों का संगत वर्ग है। तो यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलनों की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हुआ था वो था मॉरिशस में, फिर लंदन में, फिर सूरीनाम और फिर न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे विश्व हिंदी सम्मेलन में अब यहाँ पे कब कौन सा हुआ था ये तो आप सभी ने पढ़ा, लेकिन कहाँ कहाँ पर हुए हैं क्रमानुसार। देखिए प्रश्न किसी भी रूप में आ जाता है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पैटर्न
प्रैक्टिस टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं ताकि किस प्रकार के प्रश्न जो है आ सकते हैं वो आपको पता चल सके। चलिए, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जिसमें नाम आएगा वो है बाला बोधनी, फिर समालोचक, फिर विशाल भारत और फिर प्रतीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की आलोचनात्मक कृतियां कौन सी है? तो देखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं उसमें सबसे पहला नाम आएगा, अब यहाँ पे देखिए, सर्जन और भाषिक संरचना, इतिहास और आलोचक दृष्टि, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी गद्य विन्यास और विकास। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कालक्रम अनुसार निराला की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है वो है बेला, फिर अर्चना, फिर आराधना और फिर सबसे अंत में सांध्य काकली। तो इसका बी जो है उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है संगम, फिर कुंडली चक्र, फिर विराटा की पद्मिनी और फिर टूटे कांटे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है अंधा युग, फिर रात रानी, फिर सूर्यमुख और फिर कर्फ्यू। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो है चित्रलेखा, फिर गुनाहों का देवता, फिर वे दिन और फिर आधा गांव। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविता संकलनों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे आपको कविताओं के बारे में पूछा गया है कि इनका अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा सांकलों में कैद क्षितिज, फिर है गवाह, फिर है इस पौरुषपूर्ण समय में और फिर है कविता में औरत। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ जो है मिलान है। देखिए, तो सबसे पहले है मधुमती की भूमिका, ये किसने लिखी है? भट्टनायक ने। फिर है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये किसका है? वामन का है। फिर रस कलश किसका है? हरिओध जी का है। फिर श्रृंगार निर्णय, ये किसका है? भिखारी दास का है। तो ये इस प्रकार से इसका मिलान हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है दुल्हनी गावहु मंगलाचार। ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीरदास की। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो ये किसका है? सूर का है। अगला है द्रवः सो दशरथ अजर बिहारी, ये किसका है? तुलसीदास जी का है। अगला है पियोसु कहू है संदेश। तो ये तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि ये जायसी की पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे इनको काव्य पंक्तियों से जो है इनका मिलान करना है। आर्द्रा, ये किसकी है? मोहन राकेश की है। अभिमन्यु की आत्महत्या, ये किसका है? राजेंद्र यादव का है। यही सच है, किसका है? मन्नू भंडारी का है। दोपहर का भोजन, ये किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे दोहरा अभिशाप, ये किसकी रचना है? कौशल्या बेसंतरी की। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय की। और मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की।
चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिलान करना है। डॉक्टर प्रशांत मैला आंचल का है। वर्षा वशिष्ठ ये किसके पात्र है? सॉरी, मुझे वर्षा वशिष्ठ जो है वो मुझे चांद चाहिए की पात्र है। मंदा इंधनम का और इंद्रम की पात्र है। और विपत्ति ये जो है वो पागल कुत्तों का मसीहा के पात्र है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्मरणों को उनके लेखकों के साथ मिलान करना है। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय, चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र और स्मृतिकर्ण सेठ गोविंद दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे काव्य ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ जो है सुमिलित करना है। चलिए शैली विज्ञान की भूमिका ये किसकी है? सत्यदेव रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की है। शैली विज्ञान की भूमिका रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की है। शैली विज्ञान सुरेश कुमार की है। और शैली विज्ञान और भारतीय काव्य शास्त्र ये किसकी है? सत्यदेव चौधरी की है। वहीं पे शैली विज्ञान का इतिहास ये किसका है? पांडे शशि भूषण सितांशु। तो यहाँ पे शैली विज्ञान के ऊपर जिन पुस्तकों को इकट्ठे लिखा गया है उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से भी आजकल पूछा जा रहा है। जो एक जैसे टॉपिक है, एक जैसी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, समाज शास्त्रीय आलोचना ये किसकी पुस्तक है? रामचंद्र शुक्ल की। तो ये कौन सी आलोचना पद्धति है जो किस आचार्य के द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न यही है। और अगला है, मानववादी आलोचना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। सौष्ठववादी नंद दुलारे वाजपेयी। और प्रयोगवादी, तो प्रयोगवादी जो है वो है विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से कुछ मिलान है। तो ये नहीं है, हम इसको कट कर दो। बाकी इस प्रकार से देखिए, समाजशास्त्री आलोचना किसने शुरू की थी? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। मानववादी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सौष्ठववादी, देखिए सौष्ठववादी के ऊपर तो अलग से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि किसे कहा गया है। और प्रयोगवादी के अंतर्गत विजयदेव नारायण शाही आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ जो है मिलान आपको यहाँ पे करना है। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये मुक्ति बोध की पंक्ति है। और शायरी को आदमी की ज़रूरत है, केदारनाथ अग्रवाल की। छोड़ ध्रुवों की छाया ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, धूमिल की है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं से मिलान करना है। रस रहस्य ये किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। रस प्रबोध ये किसकी रचना है? रसलीन की। रसलीन की रचना है। रसभूषण ये किसकी रचना है? याकूब खान की। रसराज ये किसकी रचना है? मती राम की। तो यहाँ पे रीतिकालीन ग्रंथों को मिलान था। चलिए अब जो आते हैं प्रश्न वो है स्थापना और तर्क के।
अगला है, एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि उसका कोई उपयोग हो। यह विचार किसका? प्लेटो का है। तो ये कथन सही है कि नहीं है? सही है। अगला है, ये करेक्ट कथन है। फिर है, सौंदर्य की सत्ता आत्मगत होती है, वस्तुगत नहीं। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टी.एस. एलियट के अनुसार साहित्य व्यक्तित्व की अभिव्यंजना न होकर उससे पलायन है। तो ये बात सही है। इसी आधार पर अस्तित्ववादी सिद्धांत स्थापित है। तो एक चीज के आधार पर तो पूरा का पूरा अस्तित्ववाद हम इस बात पे नहीं कर सकते। तो ये कथन सही नहीं है। तो ए सही है और आर जो है वो गलत है। अगला है, भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र में विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, इन चारों का उल्लेख है। तो ये कथन गलत है। दूसरा है, रस का मूल आधार स्थायी भाव है जो विभाव आदि से युक्त होकर ही रस बनता है। तो दोनों ही कथन इसके गलत है। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए सॉरी, तो यहाँ पे प्रश्न ये है, तो देखिए पहला क्या है आपका? गलत है। भरत मुनि के रस सूत्र में इसका उल्लेख नहीं है चारों का। अगला है, रस का मूल आधार स्थायी भाव है जो विभाव आदि से युक्त होकर ही रस बनता है। तो ये कथन जो तर्क है वो हमारा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जो उपयोगिता घोड़े की सैनिक के लिए है वही भाषा की कवि के लिए है। तो ये बात सही है कि जिस प्रकार से घोड़े की उपयोगिता किसके लिए है? सैनिक के लिए है, वही भाषा, ये कवि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। तो ये बात सही है। अगला है, क्योंकि भाषा साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो दोनों ही कथन क्या है इसके? सही है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मूल्य की व्याख्या के लिए ना तो भावात्मक की आवश्यकता है और ना तात्विकता की। तो ये कथन गलत है। अगला है, इसके आधार पर रिचर्ड्स ने मूल सिद्धांत की स्थापना की। तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपका देखिए, यहाँ पे ये तो छोड़ देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो चलिए, ये सारे प्रश्न थे आज के। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस टेस्ट और भी हिंदी साहित्य की तैयारी कराते रहते हैं। तो धन्यवाद।